दोस्तों, आपने अगर जुलाई के अंत में और अगस्त की शुरुआत में दुबई का हाल नहीं देखा तो एक बार जाकर सर्च जरूर कीजिए, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि ये तो झूठी खबर है। ऐसा तो हुआ ही नहीं। मगर आपको बता दें कि दुबई के कई इलाकों में बीते महीने बाढ़ जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई थी। लोगों की दुकानें पूरी तरह डूब गई थी, सड़कें भर गई थी, मकानों में पानी ऊपर तक भरा था, सब काम ठप हो गए थे। ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने इन हालातों को रिपोर्ट किया। यूएई के कई इलाकों में तो इमरजेंसी भी लागू की गई थी। साथ ही दुबई के इन हालातों के पीछे का कारण बताया गया था क्लाउड सीडिंग तकनीक का दुरुपयोग, या यूं कह लें उपयोग जरूरत से ज्यादा करना। दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्यों दुबई में इतनी तबाही मच गई। क्या इसका कारण क्लाउड सीडिंग था? क्या दुबई मौसम पर कंट्रोल करना चाहता है? क्या ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा था? क्या होगा अगर इंसान ने वेदर को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया तो क्या होगा? दोस्तों, दुबई में लगातार बारिश ने दुबई के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया, लेकिन इसमें कसूर बारिश का नहीं, खुद दुबई का ही है। दोस्तों, दुबई में बारिश तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। हम नेचुरल बारिश की बात कर रहे हैं। देश में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जलापूर्ति के लिए दुबई को कृत्रिम बारिश का सहारा लेना पड़ता है। कृत्रिम बारिश होती है क्लाउड सीडिंग तकनीक से। दुबई में पानी तो है, मगर वो इतना खारा है कि उसे पीने से जो बीमारियां शरीर में लग जाती हैं उनसे इंसान की मौत भी हो सकती है। दुबई का ये पानी पीने लायक बनाने के लिए भी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। दुबई पानी के लिए पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। ऐसे में बारिश का ना होना दुबई की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए दुबई को अपने देश में कृत्रिम वर्षा करवानी पड़ती है, ताकि इस रेगिस्तानी इलाके में लोगों को कुछ राहत भी मिल सके और इस पानी को दुबई की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके। दुबई में 1991 के बाद से ही लगातार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग से बादलों के अंदर मौजूद पानी के छोटे छोटे कणों को पानी की बड़ी बूंद में बदलने के लिए इन बादलों पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव के लिए सिल्वर आयोडीन और ड्राई आइस का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण पानी के छोटे छोटे कण मिलकर बड़ी बूंदें बन जाएं और बारिश के रूप में धरती पर बरस जाएं। यानी बादलों को बरसने पर मजबूर किया जाता है। कई बार दुबई में बरसात वाले बादल बहुत ज्यादा नहीं होते, तो उसके लिए भी दुबई ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। दुबई में समुद्र के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जिनसे बादलों का निर्माण भी कृत्रिम तरीके से किया जा सके। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से बादल तब बनते हैं जब गर्मी के कारण समुद्र या नदी और तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर की ओर चला जाता है। इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। भाप जब ऊपर पहुंचती है तो वहां का तापमान ठंडा होता है, जिसके कारण यह भाप छोटे छोटे पानी के अणुओं में बदल जाती है। हवा की वजह से ये छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करते हैं और फिर बड़ी बूंदें नीचे जमीन पर बारिश बनकर बरसने लगती हैं। मगर दुबई में ऐसी तकनीक भी है जिससे पानी का वाष्पीकरण भी हो जाता है और बादल भी बन जाते हैं। भाई, आजकल तो दुबई ने ड्रोन की मदद से बारिश करवाने की तकनीक भी खोज निकाली है। इसमें बादलों में ड्रोन की मदद से करंट का प्रवाह करके बादलों को बरसने के काबिल बनाया जाता है। दुबई इस तकनीक का इस्तेमाल जरूरत से कहीं ज्यादा करने लगा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुबई में इस बार बाढ़ जैसी परिस्थितियां आ गई। दुबई ने अपना मतलब निकालने के लिए प्रकृति का जी भर कर इस्तेमाल किया, तो इस बार प्रकृति ने भी जी भर कर अपना बदला लिया। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग से बारिश की दर को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। इस बार दुबई में पहले से ही बारिश का अनुमान था और तकनीक का इतना इस्तेमाल करने के कारण बादलों की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ गई और बारिश ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। दोस्तों, केवल दुबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जमकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। मानव पूरी तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से मौसम को परिवर्तित करना चाहता है। वेदर कंट्रोल करने और क्लाइमेट को अपने अकॉर्डिंग बदलने के लिए कुछ कंपनीज ने काम भी शुरू कर दिए हैं, जैसे tomorrow.io, जुपिटर इंटेलिजेंस, स्पायर्स, स्काईमेट, स्टॉर्म जियो। ये सब कंपनीज तो बस उदाहरण के लिए हैं। दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां अपने अपने स्तर पर क्लाइमेट कंट्रोल के उद्देश्य से एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। IBM की बिजनेस कंपनी द वेदर कंपनी खुद को बेस्ट बनाने के लिए वेदर मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट कर रही है, ताकि वेदर को आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। चीन तो दुनिया की सबसे बड़ी वेदर कंट्रोल मशीन भी लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, ये जो सवाल है ना कि क्या इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है, ये अब केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि इंसान मौसम को कंट्रोल कर रहा है अपने मतलब के लिए। दोस्तों, सुपर पावर्स ने चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने
वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, वो भी आज से कई साल पहले 1967 से 1972 तक, यानी कि 1967 से 1972 तक। वियतनाम के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने मानसून की समय सीमा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया। कहा जाता है कि इससे अमेरिका को 3 साल तक लगातार बमबारी करने जितना फायदा हुआ था। सोचिए, जब इस तकनीक में और भी सफलता मिल जाएगी तो क्या होगा। अभी पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी बादल फटने के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश बताई। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या कोई देश जब ऐसी साजिशों से जानबूझकर या फिर अपने देश के फायदे के लिए अनजाने में या फिर किसी भी उद्देश्य से अपने देश में वेदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज करता है और उसका प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ता है, जैसे पड़ोसी देश में तूफान या बाढ़ आ जाना या फिर बादलों का ही नहीं बरसना, सूखा पड़ जाना, तो ऐसे में क्या प्रभावित देश उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कोई कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट को सभी देश मान्यता नहीं देते। अगर केस होता भी है तो उसे टालना बहुत आसान है, और अगर केस नतीजे पर पहुंच भी जाता है तो भी इस तरह की गतिविधियों पर कोई देश क्यों रोक लगाएगा, वो तो अपना ही फायदा देखेगा ना। दोस्तों, ये वेदर मॉडिफिकेशन तकनीकें बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। दोस्तों, इंसान अब इस हद तक मतलबी हो गया है, ये प्रकृति के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मौसम को, वातावरण को, वायुमंडल को नियंत्रित करने की हिमाकत कर रहा है। दुबई की भयानक बारिश एक उदाहरण है, प्रकृति की एक चेतावनी है, मगर इंसान इसे भी नजरअंदाज कर रहा है। इंसान ने हमेशा से ही अपनी मनमानी की, अपने जंगलों को काटा, जानवरों का जीवन छीन लिया, उनके रहने के ठिकाने हड़प लिए, अपने मकान, इमारतें, व्यापार, प्लॉट सब बना लिए। धरती पर मौजूद जल में रहने वाले जीवों का जीवन भी नष्ट कर दिया, प्रदूषण फैलाया, कूड़े कचरे के लिए समुद्रों का इस्तेमाल किया, वायु प्रदूषण फैलाया। इंसान ने सोच लिया है कि धरती बस उसी की है, यहाँ किसी और जीव को रहने का, सांस लेने का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। सोचा नहीं था कि इंसान इस हद तक पहुंच जाएगा कि मौसम को भी अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगेगा। आने वाले भविष्य में तो शायद टेम्परेचर को कंट्रोल करना आम बात हो जाएगी, जैसे कि किसी दिन ज़्यादा गर्मी है तो टेम्परेचर को कम करो, सर्दी ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर का पूर्वानुमान लगाना तो बहुत आसान है, उसी के अनुसार पहले ही मौसम में बदलाव कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से तो कई जीवों का धरती पर से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, कुछ फसलें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ऐसा करने के बाद जब प्रकृति अपना बदला लेगी तब शायद इंसान सहन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब प्रकृति अपने आक्रोश पर उतरती है तो सब कुछ तबाह करके रख देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या परिणाम होगा इस मनमानी का, वातावरण को नियंत्रित करने का, क्लाइमेट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की आंखें खुल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पृथ्वी बस हमारी नहीं, इस पर सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का पूरा अधिकार है, बराबर अधिकार है। शेयर कीजिए इस वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।